इसके बाद हम अभी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें है इक्वेशन में लिया हमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये दो इक्वेशन हमें मिली हुई हैं। ये इक्वेशन बाकी इक्वेशन से थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि अगर मान के चलो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसके पीछे कारण है, पर फिलहाल मैं इसको आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि जब इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन कैसे इसमें अटकने वाला है। जैसे कि इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने इसमें इक्वेशन 1 को लेके चल गया, ठीक है। जैसे हम चल ही रहे हैं समीकरण 1 से, कोई एक समीकरण सेलेक्ट करनी थी, हमने समीकरण 1 सेलेक्ट कर दिया, तो वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से मैं इसमें y का मान निकाल लूँ, ठीक, क्योंकि मैं अगर 3x की वैल्यू निकालूँगा तो अपॉन में कुछ जाएगा। मतलब अगर मैं इस y को उधर ले जाऊँ तो बाद में इस 3 को बट्टे में रखना पड़ेगा, भिन्न के रूप में आएगा, तो भिन्न का मान यहाँ रखने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इसमें यहाँ से इस y का मान निकाला और इस 3x को उधर लेके चला गया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x। और यहाँ थोड़ा समझना है आपको कि माइनस को जब हम उधर लेके जाएंगे तो इधर के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे माइनस में इधर लेके जाऊंगा तो इधर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा जिसको मैं आगे लिख रहा हूँ, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा जिसको मैं पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान दिया। इसके बाद जब मैंने इसको इक्वेशन 3 माना तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। इसे में इस y का मान हमें समीकरण 2 में रखना है, ठीक है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है नी। अब समीकरण 2 हमारी है क्या? समीकरण 2 है हमारी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है नी। समीकरण 2 ही है। तो समीकरण 2 में y का मान रखना, तो y का मान कितना है 3x माइनस 3, तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है इसमें 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9x 3 3 9 और इक्वल टू 9, ठीक है नी। तो 9x ब्रैकेट खोलूँगा, चिन्ह बदलेंगे। जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, अगर माइनस है तो, ठीक है नी। तो ये हो जाएगा माइनस का 9x माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब हम खास बात ये देख रहे हैं, ये प्लस का 9x, ये माइनस का 9x, ये हो गया कैंसिल, और ये 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। ये तो कोई x ना x का मान निकल रहा है ना y का मान निकल रहा है। समझ रहे हो बात? इससे पहले आपने x और y का मान निकालने में सारा काम हो रहा है। अब जब x ही कट गया तो किसका मान निकालोगे आप? तो मतलब यहाँ पर आपको ना तो x की वैल्यू मिल रही है, जब x की वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप x की वैल्यू रखोगे कहाँ पर? x की वैल्यू है ही नहीं, x ही कट गया पूरा, ठीक है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने ये किया है, ठीक है नहीं। इसमें आपको ना तो x का मान मिला और ना y का। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे सॉल्व है, ठीक है नहीं। आप समझ रहे हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, पर जैसे ही x का मान निकल गया तो x क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो x का मान ही नहीं मिल रहा, ना यहाँ पर y का मान मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस इक्वेशन को हम अब दूसरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। इस इक्वेशन में खास बात यह है, हमने पहले वाले चैप्टर ग्राफ वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था ऐसा, ठीक है नहीं। ग्राफ वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ाया था आपको, कभी भी इन दोनों का रेशियो, जैसे इसको मैं अगर a1 बोल दे रहा हूं, इन इक्वेशनों की पहचान ऐसे करनी, मतलब आपको कैसे मालूम चलेगा कि आगे ये x कैंसिल होने वाला है, या x की वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है, y की वैल्यू नहीं मिलने वाली, ये आपको पहले ही चेक करना है इक्वेशन में, ठीक है। चेक कैसा करना है, ये जो आगे लिखा है ना इसको आप a1 बोलो, इसके आगे जो लिखा है उसको b1 बोलो, और इसे आपको c1 बोलना है, ठीक है नहीं। इसे आपको a2 बोलना है, इसे आपको b2 बोलना है, इसे आपको क्या बोलना है c2 बोलना है, ठीक है नहीं। मतलब इन दोनों समीकरणों को एक बार मैं तरीके से लिख दे रहा हूँ। 3x माइनस वाई, उस प्लस 3 को इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 3, ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं इसको इधर ले आया हूँ तो ये बन गई इक्वेशन, चलो इसको नहीं मान रहा मैं इक्वेशन 1 2, इसे मान रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है ना।
तो इसमें दूसरी वाले में 9x माइनस 3y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। अब इन दोनों समीकरण की तुलना करनी है। इस समीकरण की तुलना करनी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन की तुलना करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है मुझे इसको सिंपल, ये तो मैं थोड़ा सा लिख दिया है ना ऐसा। कहने का मतलब मैं इसको a1 बोलूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको a1 बोलूँगा, इसको a2 बोलूँगा, इसको a1 b1 c1, a2 b2 c2, यानी कि ये हमारा क्या है, 3 क्या है, a1 है। थोड़ा इस क्वेश्चन में हल्का सा आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, पर अगर आपने ग्राफिया वाला चैप्टर किया है तो इसमें कुछ अलग आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है नहीं। तो a1 कितना है इसमें, 3 हो गया। b1, यहाँ पर b1 लिखा है ना, b1 की जगह में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं तो 1 और चिन्ह के साथ, यानी कि माइनस का 1, है ना। उसके बाद c1 इसमें कितना है, 3, जो अचर पद होगा उसको c1 बोलना, ठीक है। और c1 इसमें कितना है, माइनस का 3, अगर चिन्ह है तो चिन्ह के साथ आपको बोलना, ठीक है ना। ऐसे a2 कितना है इसमें, 9, ऐसे b2 कितना है इसमें, माइनस का 3, ऐसे c2 कितना है इसमें, माइनस का 9, ठीक है। इसमें मैंने खास कुछ किया नहीं, इतना लंबा छोड़ा, आपको लग रहा है कि कुछ बहुत कुछ कर दिया इसमें ना, इसमें कुछ खास नहीं किया। इसको 3 को इधर लिया है, इस 9 को इधर लिया है, बस इसमें ये किया। 3 और 9 को इधर लिया है मैंने लेफ्ट में, लेकर आऊँगा तो चिन्ह तो बदलूंगा ना। अब मैं इसको a1 बोल लूँ, इसको a1, इसको b1, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2, ये तो बोल रहा हूँ, इसमें और कुछ तो मैंने किया नहीं ना अभी। तो इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, हमें कुछ यहाँ पर कंडीशन रखनी है, कुछ कंडीशन है आपको याद रखनी है। सपोज करो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, ठीक है नहीं। तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल को हम ऐसा बोलते हैं कि इसका केवल एक ही हल होगा, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना आपने, वो सारे के सारे अद्वितीय हल थे, ठीक है ना। मतलब उसका केवल और केवल एक ही आंसर आता है, मतलब एक x का आएगा और एक y का आएगा, ठीक है ना। जैसे इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसको हम अद्वितीय हल बोल रहे हैं, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन आप करोगे वो सब अद्वितीय हल वाले ही होंगे, ये सिर्फ अलग सा एक क्वेश्चन है जो बीच में दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए ये कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दूसरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन अगर प्रूफ हो जाती है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आता है इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर ऐसी कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन आती है, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है। अगर ये तीसरी कंडीशन आती है कि तीनों ही बराबर आ रहे हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर आते हैं, इसका मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे। जैसे x के एक मैंने ये मान लिखा, ऐसे x के कई सारे मान होंगे, अनंत मान होंगे, समझ रहे हो, गिन नहीं पाओगे, इतने मान होंगे अगर ये वाली कंडीशन आती है। और ये कंडीशन आएगा तो कोई हल ही नहीं होगा उसका, ठीक है नहीं। अब ये चीज़ तुम्हें बेटर तब समझ में आएगी अगर आपने ग्राफ किया तो। अगर आपने ग्राफ नहीं किया है तो फिर आपको ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ग्राफ किया हुआ है, ठीक है नहीं, क्योंकि ग्राफ हमने अभी करा दिया आपको इससे पहले, ठीक है नहीं। तो अब मुझे चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आपके x और y के मान निकलेंगे, पर x और y के मान नहीं निकले, इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। आप चाहो तो देख लो, इसमें आप निकालो a1 अपॉन a2। पहले a1 कितना है इसमें 3 और a2 कितना है 9, काट के कितना आ जाएगा 1/3। ऐसे b1 अपॉन b2 निकालना है। b1 कितना है माइनस का 1 और b2 कितना है माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सेम आया,
मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुई नहीं इसमें। मतलब a1/a2 और b1/b2 कैसे हैं, बराबर है। क्या दिख रहा है तुम्हें, बराबर है नहीं है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बराबर नहीं है, नहीं होंगे, तो ये वाली कंडीशन, इसका मतलब पहली वाली कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाइड तो नहीं है, ठीक है नहीं। अगर ये, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तीसरा भी निकालना पड़ेगा, c1/c2। तो c1 कितना है इसमें, -3, और c2 कितना है इसमें, -9। काट के कितना जाएगा, 1/3, माइनस प्लस। ये तीसरा वाला भी इसमें क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। मतलब इसमें जो कंडीशन लग रही है इसमें, वो लग रही है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीसरी वाली कंडीशन इसमें लग रही है, ये वाली। चाहे ये कंडीशन लगे चाहे ये कंडीशन लगे, आपके x और y के मान आपको नहीं मिलने वाले। आपको x और y का मान तभी मिलेगा जब ये वाली कंडीशन लगेगी। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में चेक करना, उसमें a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होने वाले, इसलिए आपने वहाँ से x और y के मान निकाल दिए, ठीक है। पर इसमें ये पहली वाली कंडीशन नहीं लग रही, इसलिए इसमें x और y के मान नहीं निकल रहे, इसमें ये वाली कंडीशन लग रही है। तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है और ये ऐसा लिखना है, और जब ये आ जाएगा तो आपको ऐसे लिखना है, अतः समीकरण के अपरिमित रूप से, ऊपर चला गया होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। भाई जिसके अनेक हल होंगे तो उसको आप खाली ऐसे थोड़ा है कि उसमें एक x का मान कुछ आ गया, एक y का मान कुछ आ गया, ऐसे नहीं लिखोगे ना। उसमें बहुत सारे हल हैं, तो आप नहीं कह सकते कि x और y का मान यही है, उसमें बहुत सारे हल हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस पिछले वाले तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझे यही तरीका अपनाना है, वो तरीका नहीं अपनाना है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप वो x और y कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं आंसर। तब आपके माइंड में आएगा, अच्छा पहले मैं ये तो चेक कर लूँ कि पहले ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनमें क्या कंडीशन लग रही है। अगर पहले वाली लगेगी तो तब तो निकलेगा, दूसरी और तीसरी में नहीं निकलने वाला। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे और यहाँ आकर उसको ऐसे छोड़ दोगे। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।